हेलो 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 Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? Perfect. I said good evening, everyone. Let's start with finally the meaning of the word strategic management today. हमने last दो lectures में एकदम basic discussion किया था what is strategy, what is management, and we discussed yesterday कि भाई कैसे strategy एक combination होना चाहिए दो चीजों का, that is proactive approach and reactive approach. Today we'll finally start with the concept of strategic management. ये एक तरीके से introduction रहेगा कि भाई what is strategic management, and यहाँ से आगे धीरे धीरे ऐसा मान के चलिए नए मॉडल्स नए स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस होने शुरू होंगे. मे बी 1.5 lecture we have to devote some time to understand what this subject is all about through this concept, and then slowly individual strategies आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे. नोटबुक में जाइए, write down next heading concept और meaning of strategic management. ऐसा मुझे लगता है कल आपने हेडिंग लिख लिया था, बराबर है. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. अंडर दिस राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. Under this, write down point number 1. Strategic management. Write down point number 1. Strategic management refers to the managerial process. Strategic management refers to the managerial process of developing. Strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, comma, crafting strategic vision, comma, crafting an appropriate strategy, comma, crafting an appropriate strategy, comma, crafting an appropriate strategy, comma, implementing and evaluating the strategy, implementing and evaluating the strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective actions, or adjustments, finally initiating corrective actions or adjustments wherever deemed appropriate. Corrective actions or adjustments wherever deemed appropriate. अच्छा टेक्निकल डेफिनेशन है, बट दिस इज वेरी क्लोज टू जो हमने फर्स्ट डे आपको एक ओवरव्यू दिया था. आप रियलाइज करेंगे ऑलमोस्ट सेम ही चीज, बस एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करेंगे. स्पेंड 5 minutes विथ मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, फिर हम पढ़ेंगे हमने क्या लिखा है. डज दैट मेक सेंस टू यू और नॉट? समझिए, जब मैंने वर्ड यूज किया स्ट्रैटेजिकली आप चीजों को मैनेज करना चाहते हो, द टर्म इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सबसे पहले ये एक प्रोसेस है. ये क्या है? एक प्रोसेस. अब अगर प्रोसेस होगा मतलब उसमें एक स्टेप तो होने वाला नहीं है. प्रोसेस का मतलब ही है कि इसमें मल्टीपल स्टेप्स आने वाले. क्या आने वाले हैं? मल्टीपल स्टेप्स. अगर आप थोड़ा सोचो शांति से तो मैंने आपको फर्स्ट डे कुछ स्टेप्स लिखवा के दिए थे. एसएम के फर्स्ट पेज पे जाओ. एसएम के फर्स्ट पेज में नोटबुक के अंदर
ऐसा कुछ तो लिखा है था क्या, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, वो बोला था रीड ओनली पर्पस के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये स्टेप्स थोड़े समझ में आने चाहिए। ऐसा कुछ तो बताया था क्या आपको मैंने? क्या बोला था सर? सबसे पहले वेयर आर वी, हम आज कहां हैं, ये पहले एनालाइज करने का ट्राई कीजिए। इसके बाद वेयर वी वांट टू बी, हमें हमारा गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, विजन वगैरह डिसाइड करना चाहिए। फिर हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ कैन वी रीच देयर, अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या है वो ढूंढने चाहिए, फिर उनको एनालाइज करना चाहिए और सही ऑप्शन को चूज करना चाहिए। एंड लास्ट वाला बोलता है यू हैव टू एंश्योर कि आपने वो अचीव किया है जो आप अचीव करना चाहते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर आप मुझे पूछे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आज आपका करंट सिचुएशन क्या है, मतलब आपका आज स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या आपके बिजनेस में बढ़िया चल रहा है, क्या आपके बिजनेस में अच्छा नहीं है, कहां आपका कॉम्पिटिटर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में कहां अपॉर्चुनिटी है, ये पहले इंटरनली चीजों को एनालाइज करने का ट्राई करो। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। इसके बाद में सोचो आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हो, वेयर यू वांट टू बी। विदाउट द प्लान ऑफ अ डेस्टिनेशन आप स्ट्रेटेजी चूज ही नहीं कर सकते हो। सिंपल चीज है, अगर आपको एक एआई बेस्ड कंपनी बनना है तो पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू बी इन नेक्स्ट 5 इयर्स, तब जाके आपका स्ट्रेटेजी का चॉइस होगा। ओके, शुड वी बी डेवलपिंग एजेंटिक एआई ऑन आवर ओन, कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, हमको खुद को अपने हिसाब से बिल्ड करना चाहिए, या किसी ने कोई एआई के टूल्स बनाए हुए हैं उसे यूज करना चाहिए। ये डिसीजंस बात के हैं। पहला डिसीजन क्या है, आज आप कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा, डेफिनेशन में जाइए मेरे साथ नोटबुक के अंदर, गो बैक टू योर नोटबुक्स, रीड द डेफिनेशन विथ मी। क्या बोलता है सर? इट इज अ मैनेजीरियल प्रोसेस, मतलब जहां पे एक्चुअली में चीजों को मैनेज करना होता है उसका एक प्रोसेस है। इट इज अ मैनेजीरियल प्रोसेस जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। देखो पहला स्टेप क्या बोलता है, यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहते हैं। आप एज अ बिजनेस हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स और 10 इयर्स, ये आपका होता है स्ट्रेटेजिक विजन। फिर आप बोलोगे इसके हिसाब से हमें सही स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करना पड़ेगा, मतलब सही स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा। फिर उस स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रेटेजी बनाया, इंप्लीमेंट किया, जरूरी थोड़ी है स्ट्रेटेजी परफेक्टली काम करने वाला है। स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर भी करना पड़ेगा, इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा, ये जानने के लिए व्हाट इज वर्किंग इन योर फेवर एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर। जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, कुछ करेक्शंस लेके आने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप अपना विजन बनाओ, विजन के हिसाब से सही स्ट्रेटेजी को डिजाइन करो, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट करके उसे क्या करो, इवैल्यूएट करो कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लो, मतलब करेक्शंस लेकर के आओ, ताकि आपका जो मेन गोल या विजन है वो क्या हो जाना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए। डोंट यू थिंक एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है? वापस से पढ़ो एक बार डेफिनेशन को, खुद से पढ़ो एक बार ढंग से इस बार। डू यू अग्री विद द डेफिनेशन? हालांकि एक बात बताऊं क्या आपको मैं, एक्चुअल प्रोसेस इससे और बड़ा होता है। ये तो डेफिनेशन में शॉर्ट में लिखने का ट्राई किया है, एक्चुअली आप मुझे पूछो तो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, आप आज कहां हो वो पहले समझिए, फिर आप डिसाइड करो वेयर यू वांट टू बी, तब आपका विजन आएगा। क्या ना, इसे इसमें स्टेप नंबर 1 तो मिसिंग ही है। कैसे स्टार्टिंग ही कहां से कर रहे हैं, विजन से। अरे भाई, विजन डिसाइड करने के लिए खुद का करंट सिचुएशन तो पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर टुडे, यू कांट डिफाइन वेयर यू कैन रीच पोटेंशियली इन 5 इयर्स। आपको आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन पता होगा तो आप अपना विजन बढ़िया से बना पाओगे। तो आइडियली पहला स्टेप होना चाहिए, आपका आज का सिचुएशन क्या है वो एनालाइज करो, फिर अपना विजन बनाओ, फिर उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस को ढूंढो, उन्हें एनालाइज करो और फिर सही स्ट्रेटेजी बनाओ। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया क्राफ्ट स्ट्रेटेजी। क्राफ्ट स्ट्रेटेजी से पहले स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस होने चाहिए कि भाई मेरे को एक्सपेंशन करना है। देखो एक सिंपल चीज सोचो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप लेट्स से एक बिजनेस हो, हैव यू हर्ड ऑफ अ बिजनेस कॉल्ड एज होल ट्रूथ? एक न्यू बिजनेस मॉडल है, नेवर हर्ड ऑफ इट? सुना होगा यार आपने। हाँ, प्रोटीन बिजनेस है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। By the way, whatever businesses we discuss, I'm not promoting them.
I'm just explaining you certain business models, जो what we come across on a day-to-day basis, whatever we go through, I'm just trying to explain you what is their thought process. मुझे वो क्यों अलग और इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ. मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको ये कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब आपके पर्सनल चॉइस है. दिस इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड. इज दिस क्लियर टू यू? Now point is, if you look at this business, this is called as the whole truth. आप नोटिस करोगे स्मार्टली ब्रांडिंग भी द ट्रूथ के ऊपर देखो क्या लिखा है, होल ट्रूथ. बिकॉज सच्चाई सब बोलता है, पर कितना सच्चाई इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. That means when you sell a product, everyone will talk about the reality, but no one talks about 100% reality. I repeat, no one talks about 100% reality. मतलब जब मैं कोई प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं या प्रोटीन बार कंज्यूम कर रहा हूं, उसमें शुगर कितना है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो कितना क्लैरिटी के साथ में विद ऑलमोस्ट ऑल डिटेल्स मेरे को मिलने चाहिए. मतलब यू शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. आई रिपीट, यू शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. अब ये बिजनेस मॉडल अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है, बट ऑब्वियसली लास्ट कुछ महीनों के अंदर सिग्निफिकेंटली पिकअप करने का ट्राई कर रहा है. व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज ऑब्वियसली प्रोटीन के साथ साथ में आपको और देखो, यू ऑलवेज स्टार्ट अ बिजनेस विद वन प्रोडक्ट. यू ऑलवेज स्टार्ट अ बिजनेस विद वन प्रोडक्ट. एक बार आपका टारगेट मार्केट सेट हुआ तो आपको ये जानना है कि सेम टारगेट मार्केट को और क्या बेचा जा सकता है. आई रिपीट, सेम टारगेट मार्केट को और क्या. इफ आई कैन सेल यू प्रोटीन बार्स, बराबर है कि नहीं है, आई कैन ऑल्सो सेल यू प्रोटीन पाउडर. देन नेक्स्ट टाइम आई कैन सेल यू प्रोटीन का स्नैक्स. इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं स्मार्टली कैसे नया नया प्रोडक्ट ऐड करके सेम टारगेट मार्केट. बिकॉज एक बार लॉयल कस्टमर बेस बनाया, फिर लॉयल कस्टमर बेस को मल्टीपल प्रोडक्ट सेल किए जा सकते हैं. कैडबरी के एग्जांपल ले लीजिए. लाइक सिंपल एग्जांपल अगर आप देखेंगे, मेरे को ऐसा लगता है कैडबरी के आधे चॉकलेट का जो घोल है, बैटर है, वो तो सेम ही है. बराबर है कि नहीं? बस किसी के अंदर वो फ्रूट नट डाल रहा है, किसी में सिर्फ आलमंड डाल रहा है, किसी में कुछ भी डाल रहा है, मतलब व्हाटएवर इट इज, वो कॉम्बिनेशन चेंज करते जा रहा है, बट बेस इज सेम. सो वंस यू बिल्ड अ लॉयल कस्टमर बेस, उसके बाद में आप कितना स्मार्टली नया नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है. बिकॉज नॉट एवरीवन विल लाइक अ प्लेन कैडबरी. पीपल विल प्रिफर कि मेरे को इसके अंदर डार्क चॉकलेट का ऑप्शन चाहिए, XYZ का ऑप्शन चाहिए. जितना टारगेट मार्केट बड़ा होता है उतना उनका प्रेफरेंसेस अलग अलग होता है. तो आपको बिजनेस में सबसे पहले जानना होता है आज आप कहां हो. अगर मैं बोलूं होल ट्रूथ, इंडिया में 5% मार्केट शेयर होल्ड करता है. 5% से आपका सपना ये नहीं हो सकता 3 साल के अंदर अंदर मैं दुनिया का 100% मार्केट शेयर अचीव कर लूंगा. योर विजन शुड ऑल्सो बी रियलिस्टिक. योर विजन शुड ऑल्सो बी, आपका पहला विजन होना चाहिए कि आपको इंडिया का मार्केट शेयर मिले. उसके बाद आप मे बी यूरोपियन रीजन के बारे में सोचोगे, दूसरे कंट्री के बारे में सोचोगे. उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर मेरे को यूरोप टारगेट करना है तो मैं डायरेक्टली खुद वहां बिजनेस करने के बजाय मैं वहां के लोकल प्लेयर से कोलैबोरेशन कर लूंगा. क्या कर लूंगा? कोलैबोरेशन. हो सकता है मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लूंगा, या मैं एक बिजनेस को अक्वायर कर लूंगा. आई हैव सो मेनी ऑप्शंस. आई कैन अक्वायर अ बिजनेस, आई कैन सेल माई बिजनेस, आई कैन हैव अ पार्टनरशिप, आई कैन हैव अ अलायंस, आई कैन हैव अ जॉइंट वेंचर. हर सिनेरियो अलग अलग होंगे. कौन सा स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही है, इसके लिए पहले मैं कहां हूं और मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, ये डिफाइन करना क्या है, बहुत जरूरी है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना सही स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं. तो सर मेरे हिसाब से पहला स्टेप होता है वेयर आर वी, एंड देन कम्स वेयर वी वांट टू बी. वेयर वी वांट टू बी मतलब हमारा विजन क्या है. फिर हम डिसाइड करेंगे हमारे लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस क्या है. फिर सही स्ट्रेटेजी के ऑप्शन को चूज करके स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी. फिर जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसे क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट. एक चीज याद रखना, दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो 3 स्टेप हमेशा होते हैं. एक होता है प्लानिंग बोल दो, या क्राफ्टिंग या डिजाइनिंग बोल दो. फिर जो भी प्लान किया होगा उसे क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. और सिर्फ इंप्लीमेंटेशन से बात नहीं रुकती है, हमेशा आखिरी स्टेप आएगा, क्या चीजें वैसी वर्क कर रही है जैसी आपने सोची थी. तो मॉनिटरिंग आएगा. मॉनिटरिंग बोल दो, इवैल्यूएटिंग बोल दो, असेसमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब अलग अलग वर्ड्स है. सिंपल लॉजिक है. पहले आप प्लान करोगे, फिर उसे एग्जीक्यूट करोगे, और फिर उसे इवैल्यूएट करोगे. और इवैल्यूएट करने के बाद कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन. ये करेक्टिव एक्शन, डोंट यू थिंक साउंड्स लाइक अ रिएक्टिव पार्ट? करेक्टिव एक्शन साउंड्स लाइक अ, जो आप प्लानिंग कर रहे हो दैट साउंड्स लाइक योर प्रोएक्टिव पार्ट. कैन आई से स्ट्रेटेजी का ही वही प्रोएक्टिव अप्रोच एंड रिएक्टिव अप्रोच को कंबाइन करके एक प्रोसेस बना दिया. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इज दिस डेफिनेशन एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? आर यू कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन? एक बार वापस से पढ़ लीजिए, देन वी गो नेक्स्ट.
देखिए पॉइंट नंबर 2, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स. Point number 2, the overall objectives of a strategic management process. The overall objectives of a strategic management process is twofold. मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, उसके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. क्या होते हैं? मेन दो ऑब्जेक्टिव. टू फोल्ड मतलब देयर आर टू वेज टू लुक एट ऑब्जेक्टिव्स. क्या ये दो तरीके हैं? डैश करके लिखो पॉइंट नंबर ए. आर टू फोल्ड, डैश करके लिखो नंबर ए. टू क्रिएट, डैश करके लिखो नंबर ए. आप अभी ऑलरेडी ए भी लिख रहे हो तो क्या बना लोगे? बुलेट पॉइंट नंबर 1 रोमन. ये तो कर लोगे ना यार, पक्का ना? ये बार बार बोलने का जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैं आपका चेहरा देख के डर जाता हूं, क्योंकि आप पड़ोसी की तरफ जा रहे हैं ये सोचते हुए कि उसको बहुत समझ रहे हैं. सब बराबर है. ओके, ऐसा प्लीज अपने आप पे डाउट मत करें. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? देखो, आपका नोटबुक कोई जाके रिव्यू करने वाला है क्या? आपका नोटबुक आपको ही पढ़ना है ना? ऐसा लिखो, बस स्क्रिबल मत करो, थोड़ा सा क्लीन लिखो दैट यू फील लाइक रीडिंग दिस. इफ यू राइट इट इन अ वेरी जनरल लैंग्वेज, चाहे आपका कितना भी मन नहीं होगा, आप बिल्कुल एकदम टाइम पास करते हुए लिखोगे, यू विल नॉट फील लाइक रीडिंग इट. डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ही वो रीड करना है. बात समझ में आया क्या? ओके, टू फोल्ड करके डैश करके लिखो पॉइंट नंबर ए. टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज so that to create competitive advantage so that organization can outperform, so that organization can outperform its competitors. Organization can outperform its competitors in all aspects. So that organization can outperform its competitors in all aspects. रुक जाइए, ये एक ऐसा वर्ड है जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत बार यूज किया जाएगा, एंड आई बिलीव इट्स अ वर्ड जो आपको समझना ही चाहिए अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी बिजनेस से रिलेटेड हो. एक बात सोचो, some of you might think, sir, what is the relevance of this subject for me? Let's say you start your own business. There are few things that will help you to understand your customer base better, to understand how operations of a business are done. मतलब एक बात समझिए, बिजनेस करना कैसे होता है वो सिखाया नहीं जा सकता है, बट बिजनेस करते वक्त क्या गलतियां हो सकती है वो बताया जा सकता है. अंडरस्टैंड? नो वन कैन टीच यू दैट ये 3 स्टेप लगा लीजिए बिजनेस चालू हो जाएगा आपका. दैट इज नॉट पॉसिबल. बट वंस यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, देयर कैन बी लॉट ऑफ चैलेंजेस. वो चैलेंजेस विद एक्सपीरियंस आपको बताए जा सकते हैं कि बॉस, हर अलग अलग बिजनेस में ऐसा ऐसा चैलेंज आ सकता है, शायद आपको उसको ओवरकम करने में इस तरीके से सोचना चाहिए. तो आपको इस सब्जेक्ट में अभी जो बताया जाएगा कि भाई ये पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से मेरे को फायदा क्या होने वाला है, एक ऐसा वर्ड है जो यहां से आगे मेरे हिसाब से बहुत बार रिपीट होगा. More than repetition, according to me, in real life, this word has a very high relevance. When people talk in a management language, they use this word very, very often. That word is called as competitive advantage. क्या word है? Competitive advantage. क्या है ये word? Let me give you a simple example. Probably आपको शायद उसके बाद better समझ में आएगा मैं क्या बोलने का try कर रहा हूं. एक example लेते हैं. Assume कीजिए, there are two businesses. One is XYZ and one is PQR. दो बिजनेसेस हैं, एक XYZ है, एक PQR है. XYZ करंटली 100 करोड़ के रेवेन्यू पे काम करता है. कितना रेवेन्यू उसका? 100 करोड़ का रेवेन्यू है. एंड लेट्स से उसका जो मार्जिन है वो लगभग 40% मार्जिन है. मार्जिन है 40% मार्जिन है. अगर मैं बोलता हूं देयर इज अ ऑल्टरनेटिव बिजनेस PQR, वो एक तरीके से XYZ का कॉम्पिटिटर है. वो करंटली वर्क करता है 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे. कितने पे? 1000 CR के रेवेन्यू पे, पर उनका मार्जिन जो है वो 2% है. तो विच बिजनेस साउंड्स बेटर? Which business sounds better? XYZ 100 crore revenue, 40% margin, PQR 1000 crore revenue, 2% margin. Which one sounds better to you? इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. This one sounds better? This one or this one?
द फर्स्ट वन साउंड्स बेटर. देखो थियरिटिकली यस, बट जब आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करोगे तब आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा. लाइक फॉर एग्जांपल मे बी इनका 100 करोड़ रेवेन्यू होगा बिकॉज मे बी जो टारगेट मार्केट जिसको टारगेट कर रहे हैं वो छोटा होगा. Let's say for example maybe they're targeting only one or two states of the country. They're targeting only one or two states of the country. ये business में भी पूरे के पूरे country के अंदर already spread होगा. इस वजह से उसका target market का size बड़ा हो गया तो revenue chunk जो है वो आसानी से 10 times हो गया. Because you are targeting only two states of the country and you are targeting the entire country. Maybe उस वजह से आपका revenue is tenfold. Revenue is tenfold. मतलब 10 times revenue है. But वहीं आपका margin significantly अच्छा खासा 40% है या margin बहुत कम हो गया. अब ये margin कम हो गया ये भी एक question mark है. क्या ये margin 2% ही है या सिर्फ इस साल के लिए 2% है? आई रिपीट, क्या ये मार्जिन 2% ही है? मतलब कंटिन्यूअसली 2% मार्जिन पे काम कर रहे हो या मे बी इस साल का मार्जिन कम है क्योंकि इस साल में भी आपने अग्रेसिव एक्सपेंशन किया होगा. क्या किया होगा आपने? अग्रेसिव एक्सपेंशन. तो मे बी आपने एडवर्टाइजिंग पे, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर दिया होगा. आप सिर्फ एक नंबर को देख के डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो सकता है आज आपको 40% मार्जिन अच्छा लग रहा होगा, जैसे आप अपना बिजनेस 100 से 1000 पे लेके जाओगे मान लो आपका मार्जिन नेगेटिव में भी आ सकता है. बिकॉज मे बी आप सिर्फ 2 स्टेट को टारगेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि मे बी पूरे कंट्री को टारगेट करना बहुत ही मुश्किल होगा. इट मे नॉट बी इजी फॉर एवरी बिजनेस. अंडरस्टैंड, रियल एस्टेट कंपनीज, Why real estate companies don't have presence everywhere in the country? अब नोटिस कीजिएगा बहुत सारा रियल एस्टेट डेवलपर होता है जो नॉर्थ इंडिया का वो नॉर्थ इंडिया में होता है, जो साउथ इंडिया वाला वो साउथ इंडिया के अंदर होता है. कुछ कुछ तो सिटी स्पेसिफिक रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं. अरे बराबर है कि नहीं है? क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, कैपिटल बहुत चाहिए मेरे को. वो कैपिटल कैरी करना एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस आसान चीज नहीं है. फिर बाद में वो प्रोडक्ट बिकना भी चाहिए क्योंकि हर एक जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट का मैकेनिज्म अलग होगा, बनाने का तरीका अलग रहेगा. वो सब जगह बिकेगा जरूरी नहीं है. हो सकता है समथिंग दैट इज सोल्ड इन बैंगलोर यू कैन नॉट सेल इन पुणे. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अ बैंगलोर बेस्ड बिल्डर केम टू पुणे स्ट्रगलिंग टू सेल. कैन यू गेस द नेम? एनी गेस? एक बिल्डर है. बिल्डर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा कंपनी है. दिस अ कंपनी कॉल्ड एज टोटल एनवायरमेंट. There's a company called as, बहुत ही phenomenal business model है. If you look at the products what they make, in one go you'll be like they are a different company altogether. Any house that they make, they believe it has to be green. Look at the name itself, total environment. That means it's like you're not living in a house, you're living in the environment. You are close to nature. बराबर है कि नहीं? That's their selling point. वो land acquisition के बाद में हर एक मटेरियल जो यूज करता है, मतलब ये जो ब्रिक्स भी है फॉर एग्जांपल, वो ब्रिक्स भी खुद बनाएगा. जो फसाड के लिए यूज किया जाएगा वो ब्रिक्स भी खुद बनाएगा, फर्नीचर भी अंदर का खुद बनाएगा, आपके लिए गार्डन भी खुद बना के देगा और गार्डन को मेंटेन भी खुद करेगा. बिकॉज तभी जाके वो गार्डन सबका मेंटेन रह पाएगा. वरना मैंने एक बिल्डिंग बनाया, 25 लोगों को गार्डन बना करके दिया, ठीक है, 5 लोगों ने सीरियसली कंसिडर किया, 20 लोगों ने गार्डन को मेंटेन ही नहीं किया, मेरा बिल्डिंग खराब दिखेगा. रेपुटेशन लॉस जो रह रहा है उसका नहीं होगा, टोटल एनवायरमेंट का हो जाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वो बोलता है मैं बेचूंगा ही उसको. हु केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट? सो टू केयर अबाउट द एनवायरमेंट यू जस्ट गिव दिस कॉन्ट्रैक्ट टू मी. यू जस्ट गिव दिस कॉन्ट्रैक्ट टू मी. अब अगर मैं ये बिजनेस मॉडल, एनी हाउस व्हाट दे मेक, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट व्हाट दे सेल, अगर आप बैंगलोर में जाओगे ऐसा आपको 25 ऑलरेडी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करता है जो बिक चुका होगा. 25 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट है. पूना के अंदर 2 ही प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बिका. The psychology of people is not same. Understand this. You cannot sell everything everywhere. Maybe some things will get sold at one area, may not get sold at another area. You have to understand what does the target market really wants and then accordingly you have to work in that part. I hope you are understanding this. Same एक organization एक एरिया में अच्छा काम कर सकता है और दूसरे एरिया में बहुत स्ट्रगल भी कर सकता है. ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस आपको समझना बहुत जरूरी है. यही चीज वो आपको बताने का ट्राई कर रहा है कि भाई when I look at a business, understand. When I look at a strategic management, understand. I want to gain one advantage. What is that advantage? The advantage is called as competitive advantage. Now if I tell you same XYZ पैन इंडिया जाता है, वो भी 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट करता है और इस बार वो काम कर रहा है 25% मार्जिन पे. कितने पे काम कर रहा है? 25% पे. अगर कॉम्पिटिटर अभी भी किस परसेंट मार्जिन पे? 2% पे. कहना इसे दोनों का रेवेन्यू भी 1000 करोड़ सेम हो गया कि नहीं हो गया? बट एक का मार्जिन अभी भी 25% है कि नहीं है? नाउ यू विल से XYZ के पास में ऐसा कुछ स्किल्स है जो PQR के पास नहीं है.
XYZ के पास में कुछ ऐसा स्किल्स है जो PQR के पास नहीं है, इसीलिए XYZ का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा है देन द एवरेज प्रॉफिट, देन द एवरेज। अगर मैं बोलूं इंडस्ट्री में एवरेज प्रॉफिट 10% है और PQR 2% पे काम कर रहा है, तो PQR तो बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, बट XYZ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है एक ऐसा एज जो आपके पास में है इन कंपेयर्ड विथ योर कॉम्पिटिटर्स, जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटर से बहुत बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। देयर इज समथिंग दैट इज वर्किंग इन योर फेवर दैट इज नॉट वर्किंग इन द कॉम्पिटिटर्स फेवर। दिस इज थियोरेटिकली कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव। अब आप बोलेंगे इतना सब वर्ड इसमें क्या है? देयर आर पीपल who have devoted their entire life understanding the word competitive advantage. आपके सिलेबस में एक कम से कम 15 पेज वाला पार्ट आएगा। There are books written only on 2 words. One is core competency and one is competitive advantage. ये 2 words क्या होते हैं? There is a person called as C.K. Prahlad and Gary Hamel, a very very famous set of professors, US based professors. One of them is no more, and they both did a lot of research in understanding कि दुनिया में अगर 100 बिजनेसेस को देखते हैं, 10 बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, बाकी 90 इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है वो एनालाइज करके जब उनको रीजनिंग समझ में आया तो पता चला दैट देयर इज अ स्किल सेट जो एक बिजनेस के पास होता है, जो किसी दूसरे बिजनेस के पास में नहीं है। वो इस बिजनेस को हेल्प करता है इन डूइंग बेटर देन व्हाट अदर्स कैन नॉट डू। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कंट्रोल रहेगा, इट कैन बी मे बी मैन्युफैक्चरिंग, आपका क्वालिटी बहुत जबरदस्त रहेगा, इट कैन बी ब्रांड वैल्यू लोगों के दिमाग तक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एडवांटेज, इट कैन बी आप सही कंट्री के अंदर हो। एग्जांपल एप्पल इन यूएस, nothing else. If you ask me in today's time, the only thing that is working in their favor is they are from US, and it's just that the world copies US, and that is why they're able to sell their product anywhere in the world. Otherwise, if you ask me, there are 10 other companies who are doing far better than them. But it's just that they belong to the right country and they have the right market share. They have the right market share. तो कभी कभी जब आपका मार्केट शेयर बढ़िया होता है, पोजीशनिंग बढ़िया होती है, अगर आप कुछ अच्छा भी ना करो और कुछ गलत भी ना करो तब भी आप चल सकते हो। नोटबुक में जाइए, एक बार पढ़िए क्या लिखा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है? टू क्रिएट व्हाट सर? कॉम्पिटिटिव। मतलब कहना इसे दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के पीछे एक ही मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, आई वॉन्ट टू परफॉर्म बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, आई वॉन्ट टू हैव एन एज ओवर एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, आई वॉन्ट टू परफॉर्म बेटर देन माई कॉम्पिटिटर्स। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर बी। नंबर बी इज ओके, वो लिखने के लिए है। ए वॉज द रियल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी। लिखिए पॉइंट नंबर बी, टू गाइड द कंपनी। नंबर बी, to guide the company successfully, to guide the company successfully through, to guide the company successfully through all the changes in the environment, to guide the company successfully through all the changes in the environment, through all the changes in the environment, brackets में लिखिए, helping the company in reacting appropriately, helping the company in reacting appropriately, helping the company in reacting appropriately। मतलब जब बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, तो कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको मदद करेगा? आपको स्मार्टली रिएक्ट करना होगा जिससे ये जो एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं उनका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, एंड पॉजिटिव इंपैक्ट इंप्रूव हो जाए। कैन आई से इट इज नथिंग बट द रिएक्टिव साइड ऑफ स्ट्रेटेजी, नथिंग बट द रिएक्ट। बेसिकली बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, बदलते रहेगा, तो हमें कभी कभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ये समझने के लिए कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इफ देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट, हमने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर स्टेप? क्या हमारे लिए ये स्टेप पॉजिटिव रहेगा या ये स्टेप पॉजिटिव रहेगा? इसमें गाइड कौन करेगा आपको? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कैसे? क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको पहली बार बोलेगा बैठो और एनालाइज करो। एनालाइज करो मतलब थिंक,
What is working well, what is not working well, what is a opportunity in the market, what is a threat in the market. When you sit and think, you are able to understand it better, and when you understand it better, you can decide better. Understand, simple चीज है. डिसीजन के लिए इंसान का इंटरनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दो तरीका होता है. someone is sitting on a table for the deal. एक इंसान बहुत ऑलरेडी कैलकुलेट करके डिसीजन लेकर के आया है. सिचुएशन ए है तो ऐसा करना होगा, बी है तो ऐसा करना है. कहना है इसे उसका डिसीजन मेकिंग टेबल में बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है ए में क्या करना है और बी में क्या करना है. समवन हु हैज नॉट एनालाइज, हु इज नॉट श्योर, वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले डिसीजन लेने से पहले क्या ऑब्टेन करते रहेगा, इंफॉर्मेशन. अब उसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा, और उसके बाद वो डिसीजन ले पाएगा. सेम वे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन निकाल करके एनालाइज करने में हेल्प करेगा, ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं. अगर आपने डिसीजन लेने में डिले किया, सो ऑब्वियसली यू मे लूज द कंप्लीट ग्राउंड इन द बिजनेस. तो इन सिंपल वर्ड्स दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव सबसे पावरफुल है. कौन सा वाला? टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मतलब सर हर बिजनेस ही, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो एक ही चीज अचीव करना चाहेगा. वी वांट टू परफॉर्म बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स. वी वांट टू परफॉर्म बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स. तो भाई अगर एवरेज कॉम्पिटिटर का मार्जिन 10% है, हमारा मार्जिन उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर हमारा मार्जिन उससे ज्यादा है, कंसिस्टेंटली ज्यादा है, मतलब हम कुछ तो बेहतर कर रहे हैं व्हेन कंपेयर्ड विद अ कॉम्पिटिटर. दैट मींस वी हैव एन एडवांटेज. वी हैव एन एडवांटेज. दैट एडवांटेज इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. बात समझ में आया है क्या? ये तो बहुत बेसिक सा बात हो गया. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बिल्ड करते हैं, उसके लिए एक वर्ड आता है कोर कॉम्पिटेंसी. वो कैसे बिल्ड करते हैं, हर चीज आपको सिखाया जाएगा. इट इज ऑल पार्ट ऑफ योर सिलेबस. स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार ठंडे दिमाग से पहले वापस से एसएम का डेफिनेशन पढ़ो और दोनों ऑब्जेक्टिव्स को एक बार रीड करो. रीड द डेफिनेशन एंड दीज टू ऑब्जेक्टिव्स वंस अगेन. ठीक लग रहा है? पक्का? ऐसे डेफिनेशन तो सिंपल था भाई. अपना विजन बनाओ, स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करो, इंप्लीमेंट करके इवैल्यूएट करो. चीजें बराबर से काम नहीं कर रही है तो उसको एडजस्ट या करेक्ट करने का ट्राई करो. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अचीव करना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दैट मींस वी शुड हैव एन एडवांटेज और अ एज व्हेन कंपेयर्ड विद आवर कॉम्पिटिटर्स. एंड दूसरा, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होते रहेगा, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें गाइड करेगा कि भाई इस एनवायरमेंट से डील कैसे करना है. इज दिस क्लियर टू यू? Have you heard of a company called as LVMH? The company नाम सुना है? LVMH. Louis Vuitton, yes. But the original overall name is LVMH. Have you ever heard of this name? How many of you have heard of this? Louis Vuitton तो सुना ही होगा यार, for example. नहीं सुना? Louis Vuitton is just ordinary. Understand this. LVMH is conglomerate. It's a giant. And if you read the story of LVMH, just reference के लिए आपको बताता हूँ. I'll just share one part of this and then you'll realize that उसके ब्रांड्स का अगर तुम, मेरे हिसाब से अगर वो लिस्ट देखोगे तो पागल हो जाओगे. बहुत रहेगा यार मेरे हिसाब से. हर कैटेगरी में दुनिया भर के ब्रांड मिल जाएंगे. आधे नाम तो अपने को पता भी नहीं है, जाने दो, डजंट मैटर. मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर आर n number of names. These are the one of the most expensive brands in the world. It does not matter which brand is good. What matters is the business strategy. हाँ मतलब कुछ भी नाम रखते रहे वो. फॉर एग्जाम्पल जाने दो अभी ये इंडिया, आई डोंट नो इसमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है. आई थिंक लुई विटॉन ठीक है. लॉरो पियानो इज ओके. आई डोंट नो केंजो वेंजो, मेरे को भी नहीं पता. Givenchy, Celine I know, but half the brands even I don't know. It's okay, but it doesn't matter. That is less important. What is more important is their way of doing business. I was surprised. I knew about them for years, but I was surprised with one of the acquisition they made few years back. So there is a company called as Birkenstock.
There's a company called as, see, I knew this brand 10 years back, but this became popular in India last 4-5 साल के अंदर. कुछ नहीं, चप्पल बना के बेचता है, ठीक है ना. Now they sold their business majority stake to LVMH. वो बेचारा बहुत साल पुराना बिजनेस है, मतलब ऐसा नहीं कि नया बिजनेस है. एग्जैक्ट स्पेलिंग आल्सो डजंट मैटर. कुछ नहीं, चप्पल बना के बेचता है, ठीक है ना. मतलब प्रीमियम चप्पल. But if you look at the chappal, it's just a chappal. I hope you understanding things. किसी पे भी क्लिक कर लो यार, doesn't matter. What matters is like ठीक है, मतलब अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे this looks very very simple, ठीक है. इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये बेचारा 200 साल से सेम चप्पल बना रहा है और 200 साल से बेच रहा है. वो इंडिया मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया. यूरोप के अंदर इनका प्रेजेंस था, यूएस में कोई ग्रेट प्रेजेंस नहीं था. मतलब they have been making the same product for more than 200 years. It's like a family business. Are you understanding this? Not today. I'm saying 200 years. 5 years back, they sold their major business to LVMH. LVMH made them popular across the world. So LVMH is like a, मेरे हिसाब से strategic management in itself. जिसका खुद का कुछ नहीं है, उसको प्रोडक्ट बनाना ही नहीं आता, उसको प्रोडक्ट डिजाइन करना ही नहीं आता. वो क्या बोलता है, यू आर गुड एट डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, डिजाइन इट, डोंट सेल इट, लेट मी डू द सेलिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेट मी एंश्योर दैट एवरीवन नोज अबाउट द प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. लेट मी एंश्योर द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. लेट मी एंश्योर दैट पीपल बाय द प्रोडक्ट. मतलब एवरीथिंग एल्स आई टेक केयर ऑफ इट. सो देयर जॉब इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल डिजाइनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू है. बस उनका काम है डिजाइन करते रहना. Once they acquire, it is LVMH का duty to make them profitable. It is their duty to make them profitable. I am telling you, the valuation has gone more than 6 times after their acquisition. More than 6 times in less than 4 years. Only very few businesses are that powerful that they can convert any average business into a highly profitable business. It is not about product. Product तो 200 साल से बना के बेच रहे थे वो लोग. Understand? They were selling the same product for last 200 years. But suddenly, how come so many people in India? India में बहुत बिकता है ये अभी. Suddenly in India, how many people are buying this? 5 साल पहले तो कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उनका प्रेजेंस नहीं था. How to build presence, how to ensure it reaches more and more people, that requires understanding consumer psychology. Trust me, business is more than 80% psychology and 20% real business. If you ask me, you have to understand what consumer wants, and when consumer wants to buy what they want to buy, according to that only business works. That conglomerate का काम ही एक है, सिर्फ designers को buy करना. It just buys designers, and after that designers don't have control over their business. Who has control over the business? Hell, just imagine a business is just made out of buying businesses. It started by buying businesses. That's the business model. Matlab, it cannot be a business model, but someone has done this amazingly well at a global level, not at a small country level. I'm saying at a global level. They have bought businesses across the world, and same businesses को दुनिया भर. I'm trying to say, theoretically, management may sound 2 steps, but in real life, there is a value in understanding how can you push this to create money for an organization. उसके लिए आपको वो जो numbers और information होता है ना, जितना आपके पास वो अच्छे से available रहेगा, उतना आपका decision making better होता है. And majority business is all about decision making. You make 100 decisions, 98 can go wrong. The question is, वो जो 2 correct जाएगा, उसका outcome should be better than that those 98. Understand this? So you have to think in that direction, and then slowly businesses, according to me, global level पे जिसको बहुत बड़ा बनना है, they have to think strategically. They don't have any other option. So that's why लिखने के लिए objectives बहुत simple है, but truly this process is very useful for bigger businesses जो बहुत बड़े scale पे काम करते हैं. अब हमको क्या करना है, हमें सोचना है ICI कैसा. बुक में जाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 3. अब ICI सर हमसे 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? Let me help you. Limitations of strategic management. ICI बोलता है LVMH strategic management लगा है, वो ठीक है. LVMH से तो 4 मार्क मिलेगा नहीं आपको. 4 मार्क किससे मिलेगा? लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लिखो पॉइंट नंबर 3, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. आपने पॉइंट नंबर 3 क्यों लिखा? क्योंकि सुनो, अगर एग्जाम में 4 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, लिमिटेशंस क्या है, अच्छा पता है क्या, वो क्वेश्चन भी अच्छा बनाएगा, केस स्टडी बढ़िया बनाएगा, लास्ट में खराब कर देगा काम पूरा. इसके बेसिस पे बताओ
what are the limitations, disadvantages और challenges of strategic management process. तो आपको पहले strategic management क्या होता है, मीनिंग लिखना पड़ेगा. मतलब आइडियली लिमिटेशन लिखने के लिए भी पहले पॉइंट नंबर ए में जो मीनिंग है वो आना चाहिए, फिर लिमिटेशन लिखना चाहिए आइडियली. इसीलिए मैं एकदम सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं कि भाई एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में मेरे को मीनिंग आता है, दो मेरे को ऑब्जेक्टिव्स पता है, एंड फिर लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस हमको डिस्कस करने. एक काम करते हैं, अब खुद सोचिए आपके हिसाब से इस पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के क्या लिमिटेशन होने चाहिए. लेट मी थिंक, आप कैसे सोचते हो जरा. आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आया क्या? कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, इंप्लीमेंट करना है और उसको इवैल्यूएट करना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ. इस प्रोसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू यू क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है? टाइम कंज्यूमिंग है, ओके, एक्सपेंसिव है, ट्रायल एंड एरर है, देयर इज अनसर्टेनिटी, और कुछ? सॉरी, you have to manage the competition, so it is difficult to manage the competition. प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है. क्या कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा ये डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, या क्या वर्क करेगा ये डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, दोनों. और क्या प्रॉब्लम है? नॉट एक्यूरेट, मतलब अगेन इट्स अ ट्रायल एंड एरर, देयर इज नो 100% एक्यूरेसी पॉसिबल. और कुछ? कॉपी कर सकते हैं सर, हम जो स्ट्रेटेजी लगाएंगे दूसरा इंसान क्या कर लेगा, कॉपी 100% करेगा. ये बिजनेस का अजम्पशन होता है, मालूम है ना आपको ये चीज. इन टुडेज टाइम, एक पहले मतलब आई डोंट नो 15 साल पहले हम लोग ऐसा सोचते थे, बहुत बुरा सोचते थे कि आपने कोई नया बिजनेस मॉडल बनाया है, मैं किसी को डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने डिस्कस किया तो कोई कॉपी कर लेगा. उल्टा है, सबको सब पता है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल है. बिजनेस आइडिया हर इंसान को सुबह से लेकर शाम तक पहुंचाते हैं, बराबर है कि नहीं है? इट्स वेरी कॉमन. द प्रॉब्लम इज इंप्लीमेंटेशन. So actually true business is not the idea. The business is bringing people, bringing money, making a product and then selling the product. That is business. Business is not the idea. Understand this. वो idea basis पे पैसा आएगा, that is gone 20 years back. और क्या प्रॉब्लम है आपके सबसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? नया बोलो. देखो बच्चों ने क्या क्या बोल दिया है. हमने बोल दिया है सर ये एक्सपेंसिव है, महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, हम जो बनाएंगे वो परफेक्टली काम करेगा जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. और क्या है बोलो? एक सेकेंड. मार्केट कैसे, मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया, हमको नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. नेक्स्ट, लैक ऑफ कैसे. तो उल्टा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हेल्प कर रहा है यार. हाँ अच्छा, हो सकता है हम कुछ चीजों को मिस कर दें. ओके, only literate person can make strategy. I will share this with ICI. This is good. Very nice. क्या सोचते हो यार तुम? Nice. I am surprised. पर एक अच्छा बात बोलोगे. अच्छा रुको, हाँ, एग्जीक्यूशन में भी डिफिकल्ट, प्लानिंग आसान होगा, ठीक है. और कुछ? हाँ मतलब वो तो है ही है यार कि भाई जजमेंट इन्वॉल्व है आपका, वेदर इट में वर्क और इट में नॉट वर्क, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है. लैक ऑफ स्किल पीपल, हमारे पास शायद लोग नहीं रहेंगे वो एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके नहीं, आप अच्छा सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग बेटर देन आईसीआई. नो आई मीन दिस, यू ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आईसीआई वांट्स. आईसीआई के पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो आपने कवर कर लिया ऑलरेडी, आप उसके बहुत बेटर जा चुके हो आगे. मैं आपको बताना चाहता हूं दैट यू आर थिंकिंग नाइस, यू शुड ट्राई थिंकिंग समटाइम्स. हाँ सर ये स्ट्रेटेजी खराब होकर बराबर से काम नहीं कर तो रेपुटेशन लॉस हो सकता है, बराबर है ना. पता है दुनिया में आधे बिजनेसेस इस वजह से नहीं बनते. यू नो देयर इज अ वेरी कॉमन रिसर्च दैट सेज व्हाई सम पीपल इन सर्टेन कंट्रीज आर एबल टू टेक सो मेनी रिस्क्स एंड व्हाई पीपल इन इंडिया हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, who are highly intelligent, and I'm not just appreciating for the sake of it, it's a fact that very hardworking people, highly intelligent people can network very well, still don't take a lot of risks. You know the reason? Because unfortunately since our school time we are told that failure is bad, we are told that you have to do good, and obviously when you start with that thought process psychologically हमारे दिमाग में एक stress होता है, क्या what if we fail, गाली पड़ेगा. What if we fail? What people will think? Are you understanding this? And you end up spending a lot of time there. I'm not giving you gyan, I'm telling you the reality. And that helps you in business psychology. I'll tell you why.
Majority best businesses, they were just started because someone thought ये करना चाहिए. उसने कैलकुलेट नहीं किया कि मेरे पड़ोसी क्या बोलने वाला है. अगर वो इतना कैलकुलेशन करने के लिए जाते तो शायद बहुत सारे बिजनेस शुरू ही नहीं होते. आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट, स्टार्ट ही नहीं होते थे. एंड दैट इज लिटिल अनफॉर्चुनेट इन आवर कंट्री. बट अब अच्छा चीज बोलूंगा आपको, आई थिंक दिस करंट जनरेशन, द न्यू जनरेशन, वो वैसे भी ज्यादा सुनते नहीं है किसी की. तो द न्यू जनरेशन इज अ गुड थिंग, क्योंकि वो ज्यादा सुनते नहीं है, वो ज्यादा प्रोसेसिंग करते नहीं है. आई मीन टू से व्हाट अदर पीपल से, दे जस्ट ट्राई टू एक्ट. दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ आवर कंट्री. मे बी द न्यूअर जनरेशन विल बी एबल टू टेक दोज रिस्क्स विच अदर जनरेशंस इन प्रीवियस ईयर्स कुड नॉट टेक. रादर अगर इंडियंस ने हाई लेवल ऑफ रिस्क्स इन बिजनेसेस लिए होते फॉर लास्ट 40 years, अकॉर्डिंग टू मी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स विल नेवर शिफ्ट आउट ऑफ इंडिया. एंड यू नो, सिंपल चीज है ना, इंडिया में आप एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ, बना करके बेचो, और अगर उसके लिए आपको बढ़िया मार्जिन ना मिले, आपको बुरा लगता है. वही सेम प्रोडक्ट दुनिया में आप लोग इतना सिंपल सा बिजनेस करके वहां पे प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है और वहां का कंज्यूमर प्रीमियम प्राइस पे करता है. तो कभी कभी वो जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट करता है. दैट मैं अच्छा प्रोडक्ट बना भी रहा हूं, फिर भी मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मार्जिन नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा है. तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसके ऑलरेडी 15 कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं. आप ये बता ही नहीं पाओगे ये प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है. और इंडियन कंज्यूमर बेस में क्या बोला ना, वैल्यू कॉन्शियस है. कल मैं क्या बोला ना, तू 15 ऐप बनाओगे, 15 डाउनलोड करके रखेगा. वो बोलेगा जितना डाउनलोड मेरा फोन कर सकता सब डाउनलोड करके रखूंगा. एंड एनालिसिस करने के लिए हमारा दिमाग इतना फास्ट है, बराबर है कि, क्योंकि हमको सेम क्वेश्चन 25-25 बार सॉल्व कराए जाते हैं स्कूल टाइम से, बराबर है कि नहीं. तो अगर सेम चीज को मुझे 15 ऐप में इवेल्युएट भी करना है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस. हमारा ब्रेन वो आराम से कर सकता है, हमारा दिमाग हैंग नहीं होता है. रियलिटी है ये चीज, तो हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. सो बॉटम लाइन इज, व्हाट यू आर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप अगर आईसीआई का आंसर पढ़ेंगे लिमिटेशन, आपको बहुत अच्छा लगेगा. आप बोलेंगे हम वैसा सोचते हैं जैसा आईसीआई सोचते हैं. लिमिटेशंस, रीड लिमिटेशन नंबर 2. पहले देखो हेडिंग देखना क्या बोलता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैचिंग. नंबर 3, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. हमारा कॉम्पिटिटर कैसे रेस्पॉन्ड करने का, प्रिडिक्ट करने का क्या है, मुश्किल. मतलब आप कोई स्ट्रेटेजी लगाओगे, कॉम्पिटिटर थोड़ी एक्सेप्ट करने वाला है. दे आर ऑल्सो गोइंग टू रेस्पॉन्ड. लाइक सिंपल एग्जांपल, जियो ने बोला एवरीथिंग इज फ्री, एयरटेल ने क्या किया. अरे जब जियो ने बोला एवरीथिंग इज फ्री, एयरटेल ने क्या किया, पहले कुछ नहीं किया, पहले वेट किया कि क्या पता जियो अपने आप ही खुद ही क्रैश हो जाएगा. एवरीथिंग इज फ्री, वो भूल के पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बराबर है कि नहीं है. व्हेन एवरीथिंग इज फ्री इट विल बिकम डिफिकल्ट एंड देयर विल बी सो मच कंजम्पशन कि वैसे ही वो फेल हो सकता है, बराबर है कि नहीं है. तो दे थॉट वेट एंड वॉच, पहले वेट एंड वॉच किया. धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा जियो के ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ तो उन्होंने अपना प्राइस कम करना शुरू किया. उन्होंने फ्री नहीं किया, दे स्टार्टेड रिड्यूसिंग द प्राइस. एंड जैसे ही समझ में आया, नाउ पीपल आर नॉट हैप्पी. ऑब्वियसली मेजॉरिटी कंट्री का पॉपुलेशन साइज देखो ना, सबका सब अगर एक जियो यूज करने जाएगा तो नेटवर्क कहां से आएगा. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लिमिटेशन है ना भाई. आप इंफ्रास्ट्रक्चर 100 बिलियन के हिसाब से थोड़ी शुरू कर रहे हो. यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद वेरी स्मॉलर अमाउंट कंपेरेटिवली. जियो भी तो स्टार्टअप ही था, पैसा बहुत डाला हुआ था, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एवरीवन इन द कंट्री. जैसे जैसे सर्विस खराब होना शुरू होगा, एयरटेल वाज द फर्स्ट वन टू इंक्रीज द प्राइस, बिकॉज एयरटेल न्यू सेकंड ऑल्टरनेटिव मैं ही हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेकंड ऑल्टरनेटिव मैं ही हूं, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोसेस में बेचारा आइडिया वोडाफोन तो उड़ गया था. समझे मेरा? बीएसएनएल कभी कॉम्पिटिशन में था ही नहीं. सो सेकंड ऑल्टरनेटिव कौन बचा? एयरटेल. एंड इट रियलाइज कि लोग जब परेशान होंगे, कॉल तो करना होगा ना उसको अल्टीमेटली, तो सेकंड ऑप्शन क्या होने वाला, मैं ही रहने वाला. तो मेरे को वापस से प्राइस, बस फॉर सम टाइम आई विल हैव टू बेयर लॉसेस, फॉर सम टाइम आई विल हैव टू बेयर. कैन आई से इट इज लाइक अ वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी. इट इज लाइक अ वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी. मतलब आपको हर सिचुएशन में रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा. मे बी आपका रेस्पॉन्स अग्रेसिव हो सकता है, आपका रेस्पॉन्स डिफेंसिव हो सकता है, एंड समटाइम्स मे बी नो रेस्पॉन्स. यू आर जस्ट वेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड. तो सर बहुत डिफिकल्ट है आपके स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में भी कॉम्पिटिटर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा ये पता करना क्या है, बहुत मुश्किल है. कैन आई से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छा कॉन्सेप्ट है. थियोरेटिकली इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट कैन बी अ कॉस्टली प्रोसेस, बट बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना हाउ कॉम्पिटिटर्स विल रेस्पॉन्ड. अकॉर्डिंग टू मी इनके अलावा जो बेस्ट लिमिटेशन है ना, वो जो फर्स्ट लिमिटेशन है, क्या बोलता है, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट. बहुत सही बात बोला. देखो एक्चुअली में आप कितने भी वेल रेड हो, कितने भी नॉलेजेबल हो, नो वन कैन से विद 100% अश्योरेंस कि मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल में ऐसा ही होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट. 5 years बैक, you know, all your finance influencers across the world, they all were saying put your money in equity market, put your money in, remove your exposure from gold.
But no one expected that there can be a war kind of situation again in the world so soon. And because of that, maybe your metals will shoot up significantly. So बहुत डिफिकल्ट होता है अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करना. आप बस जो देख रहे हैं उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल. A lot of things that are not visible. वो जो इनविजिबल एलिमेंट्स है उनका भी तो इंपैक्ट आएगा ना. तो इसलिए बोलता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. उसमें इतनी चीजें हैं कि किसी भी इंसान को सब कुछ समझ में नहीं आ सकता है. बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत टर्बुलेंट मतलब जो बहुत वॉलेटाइल है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है. टर्बुलेंस इज बेसिकली नॉट स्टेबल. नॉट स्टेबल का ऑपोजिट होता है, इज कॉल्ड एज टर्बुलेंस. मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज वॉलेटाइल. इस वजह से एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाना थियोरेटिकली क्या है, बहुत मुश्किल है. ये आईसीआई के हिसाब से 4 लिमिटेशंस हो गए. आपको 4 लिमिटेशंस के लिए कीवर्ड एंड एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए. इट इज डन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बट इफ यू आस्क मी, ये तो बहुत बेसिक लेवल है. रियल लाइफ में अगर आप सोचने का ट्राई करोगे तो यू गाइस आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन. भाई क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इतने मेरे अजम्पशंस रहेंगे, सारे अजम्पशन सही होंगे जरूरी नहीं है. कॉम्पिटिटर का थॉट प्रोसेस रीड करना समझना बहुत मुश्किल है. उसके बाद उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या आने वाला है वो समझना मुश्किल है. ये एक्चुअली आपके चैलेंजेस है. टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, ये तो हर किसी को पता है. बोलने की जरूरत क्या है. नोटबुक में जाइए. आपने क्या हेडिंग लिखा, लिमिटेशंस. हेडिंग मतलब दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब हम लिखेंगे लिमिटेशंस. अब सुनिए, मैंने आपको ये क्यों पॉइंट नंबर 3 करके लिखाया है. अगर क्वेश्चन लिमिटेशंस पे आया तो सिर्फ लिमिटेशन नहीं लिखना है. पहले आपको क्या लिखना चाहिए, मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. क्या लिखना चाहिए, मीनिंग. तो आपका जो पॉइंट नंबर ए है, पहले आप मीनिंग लिखोगे, फिर बोलोगे फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस. ऐसा आपको आंसर बिल्ड करना आना चाहिए. देखो कुछ केसेस में आईसीआई वो मीनिंग के लिए मार्क्स अलोकेट करता है, कुछ केस में नहीं करता है. ऑन अ सेफर साइड इट्स वाइजर कि आप पहले मीनिंग लिखो, उसके बाद में क्या लिखो, ये लिमिटेशंस लिखो. कैन वी गेट स्टार्टेड विद द लिमिटेशंस. चलिए लेट मी हेल्प यू. नोटबुक में जाइए, अंडर लिमिटेशंस राइट डाउन लिमिटेशन नंबर 1. अब आप मेरे को पूछोगे सर हम ABC1, प्लीज वापस से, तो तुम्हारा डिसीजन ले लेना. ये लिमिटेशंस में 4 पॉइंट्स आएंगे. आई रिपीट, लिमिटेशन में 4 पॉइंट्स आएंगे. राइट डाउन अंडर लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर 1, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट is a time consuming process. Strategic management is a time consuming process. डैश करके लिखिए. Strategic management is a time consuming process. डैश करके लिखिए. Business may need to spend, डैश करके लिखिए. Business may need to spend a lot of time. Business may need to spend a lot of time in preparing. Business may need to spend a lot of time in preparing and communicating. In preparing and communicating their strategies. A lot of time in preparing and communicating their strategies, which may negatively impact their day-to-day operations, which may negatively impact their day-to-day operations or routine business affairs. Negatively impact their daily operations or routine business affairs. बहुत सिंपल है सर. आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए समय डिवोट करना पड़ेगा. आपको पहले स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ेंगे, फिर लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. इस सब की वजह से आपका जो डे टू डे बिजनेस है उसको क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. एक बात सोचिए शांति से. इफ इट इज पॉसिबल एंड देन ओनली यू विल बी एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड वो ऑथर ऐसा क्यों बोल रहे हैं. अब मान लीजिए एक कंपनी में काम करते हैं. लेट्स से दिस अ कंपनी आईटीसी. आपने आईटीसी में जॉब लिया है. लेट्स से दे हैव हायर्ड यू पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड लेट्स से यू आर वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आप. अब मुझे बात बताओ, व्हेन यू आर वर्किंग इन सच अ ऑर्गेनाइजेशन, आपका कोई ना कोई तो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा ना.
अरे कोई ना कोई तो क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको कुछ काम अलोकेट किया जाएगा। मान लो आपको काम अलोकेट किया है कि आपको बजट्स बनाने, क्या बनाने हैं, बजट्स। फिर आपको मंथली मंथली नंबर्स कंपेयर करने हैं और ये रिपोर्ट बना के सबमिट करना है। ऐसा मान लो कुछ तो आपको काम दिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है, आपको अपना जो काम दिया है वो तो एवरीडे करना ही पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, दिस इज ओवर एंड अबव योर नॉर्मल वर्क। अब प्रॉब्लम क्या है, इफ देर आर नो सेपरेट सेट ऑफ पीपल, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए अलग से लोगों को नहीं हायर किया जाए, एग्जिस्टिंग लोगों को ये काम करने के लिए दिया जाए, वो कभी मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए। Because understand, an employee is thinking like an employee. Sorry, don't take it offensively. The problem is वो अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देख रहा है। वो बोल रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे एक सैलरी के लिए हायर किया गया है, उसके लिए मुझे ये काम दिया गया है, मेरे को ये काम पहले एग्जीक्यूट करना है, ये काम बढ़िया से करूंगा तो मेरा सैलरी बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं। मेरा पहला स्टेप ये, वो ये सोचेगा ही नहीं कि बिजनेस ने और क्या नया अच्छा करना चाहिए, अनलेस आपको हायर ही एक काम के लिए किया जाए। क्या काम? दैट देयर इज नो वर्क। योर वर्क इज टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। I repeat, your work is to, मतलब when you go to office, there is no work. You have to today sit and think. This is difficult. Because अगर आपको बोला जाए सुबह उठ के 8 बजे लेक्चर अटेंड करना है, शाम को 6:30 तक लेक्चर अटेंड करना है, आपको दिमाग में सोचने का तो स्कोप ही नहीं है ना। हाँ, ड्यूरिंग द लेक्चर क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये आपका चॉइस है। अरे बराबर है कि नहीं है, बट अल्टीमेटली बैठना तो पड़ेगा ना आपको यहाँ पे, ये आपको लाइव तो रहना पड़ेगा ना। कैन आई से यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, सो यू आर फोर्स्ड टू फॉलो द प्रोसेस। I will tell you when the problem will happen. The day you pass CA final exam. The day you pass CA final exam. 3 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4th day morning में उठने के बाद में, if there is no job, now there is a problem. What is the problem? Maybe you have job offers, but you can't decide. Now you have to think beyond what is step by step process. अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए ये बेटर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स in those conditions where they cannot make a decision, because till that time people have made decision for them. I repeat, till now people have made decision. आपने कोर्स चूज कर लिया, स्टेप फॉलो कर लिया, सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, थर्ड स्टेप सब खत्म हो गया। now everything is done. Now you have to make decision, and when you have to make a decision and if you have never made a decision, it becomes very difficult, because same concept, if I make this decision इसमें ऐसा हो जाएगा। I hope you're understanding this. Same manner, in case of strategic management, you need to have a separate set of people. So can I say time consuming से second point trigger हो जाएगा। कौन सा second point है? Expensive. अगर नए अलग से लोगों को हायर करोगे जिनको सिर्फ सोचना होगा, उनको भी तो सैलरी पे करना पड़ेगा ना यार। Can I say I will have to hire experts, and if I want to hire experts, I'll have to pay them money. Can I say best minds को best price पे pay करना पड़ेगा। Otherwise, why will they work for you? They will never work for you. If they are smart, they need to be paid according to their caliber. Otherwise, they are not going to work for your organization. That is why, do you know why a rich country remains rich? It's simple. They're able to pay the best minds in the world. And that's why the best minds of the world migrate to that country. That's US. They are nothing otherwise. It's pure migration that made US powerful. दैट दुनिया का स्मार्टेस्ट लोग वहां चले गया, अब वो वहां जाके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पावर तो उसके गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है ना। द पावर स्टिल रिमेन्स देयर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इट्स नॉट दैट इट्स क्रिएटेड बाय देम, इट्स दैट दे अट्रैक्टेड द राइट सेट ऑफ पीपल, एंड दे अट्रैक्टेड द राइट सेट ऑफ पीपल बिकॉज दे सेड हम आपको ऑप्शन देंगे करने के लिए, एंड वी विल रिवॉर्ड यू। I repeat, we will reward you. तो एक इंसान को अगर लगेगा if I get the best reward there, I should be there. That's unfortunately how a strongest country will generally remain strongest. And देखिए ना, एक कॉर्नर में बैठ करके it's making the entire world fight. उन पे कोई अटैक कर रहा है क्या? वो ऐसे जगह बैठा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। Geographical location, understand this. They're sitting in that direction. But do you know there was a time? Read the history if you get time. Japan. They fought with a very small country. They fought with a very small country, and there was a Hiroshima Nagasaki. आपने सुना है क्या? For example. जापान ने उसके बाद पर्ल हार्बर अटैक किया था। मतलब आप एक्चुअली रीड करेंगे तो जापान इज अ कंट्री जिसको टेक्निकली मैप से डिलीट कर दिया था। मतलब ऐसा लगा कि ये खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ यूएस अटैक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट्स व्हाई दे से जापानीज पीपल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन सिंपल मैनर। दे हैव ऑलवेज सीन द एक्सटेंशन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री खत्म हो जाएगा। फ्रॉम देयर दे हैव बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एवर। एंड आप नोटिस करेंगे उसके बाद में उन्होंने यूएस को हर तरीके से अटैक किया, लाइक लिटरली नॉट जस्ट द मिलिट्री अटैक, द बिजनेस अटैक। दे डंप्ड जापानीज प्रोडक्ट्स इन यूएस।
Then they killed American businesses. They made money from America, brought that money and bought American dollars, bought American bonds. Are you understanding? Indirectly tried controlling their economy by a small country. Understand this? So again, I'm not going to history. In simple terms, you need best minds there. Obviously टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कॉस्टली प्रोसेस बन जाएगा. नोटबुक में जाइए. लिमिटेशन नंबर 2. Limitation number 2, strategic management is a costly process. Strategic management is a costly process. Strategic management is a costly process. क्यों costly process है? क्योंकि आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए. डैश करके लिखिए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट requires strategic management requires expert planners to analyze and implement strategies comma this will add a lot of expense. This will add a lot of expense for the organization. This will add a lot of expense for the organization. सर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाने के लिए बेस्ट पॉसिबल लोगों को हायर करना पड़ेगा. वो लोग सिचुएशंस को एनालाइज करके सही स्ट्रेटेजीज को बना के इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे. कहना इसे ऐसे लोगों को हायर करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा. मतलब स्मॉलर बिजनेसेस के लिए या जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके लिए ये सही तरीका नहीं होगा. फुल स्टॉप. कंटिन्यू करना इसी में. देयरफॉर फुल स्टॉप कंटिन्यू. देयरफॉर organizations with limited resources that is small and medium enterprises may not be able to afford this costly process. खत्म हो गया. स्पेंड 2 मिनट्स. दोनों लिमिटेशन पढ़िए एक बार शांति से. क्या लिखा है आपने? देखो यहां लैंग्वेज सिंपल है. वो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव खराब था लैंग्वेज. हर जगह खराब नहीं रहेगा. कुछ कुछ जगह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज भी रहेगा. दोनों लिमिटेशंस को पढ़िए. बचे हुए 2 और लिख के क्लोज करेंगे. इजी लग रहा है एकदम? पक्का? पहला डिसएडवांटेज क्या था सर? इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. क्योंकि सर ये सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की वजह से डे टू डे जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है उसको नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है. सर ये कॉस्टली प्रोसेस है बिकॉज इट इज गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपर्ट प्लानर्स जिसके थ्रू ही हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज करके इंप्लीमेंट कर पाएंगे. तो स्मॉलर बिजनेसेस के लिए शायद ये अफोर्डेबल नहीं होगा. इज 1 and 2 क्लियर टू यू? वेरी गुड. राइट डाउन लिमिटेशन नंबर 3. It is difficult to predict. Competitive responses. It is difficult to predict competitive responses. डैश करके लिखिए.
इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट, डैश करके लिखिए, इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट it is difficult, in the dynamic business environment it is difficult to clearly estimate, in the dynamic business environment it is difficult to clearly estimate how a competitor, it is difficult to clearly estimate how a competitor will react, how a competitor will react or respond to your strategies, to your strategies. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर भी तो कुछ स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहा होगा ना यार। और जब आप आपका स्ट्रेटेजी मार्केट में लेके आएंगे, कॉम्पिटिटर उसके लिए कैसे रिएक्ट करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, ये प्रिडिक्ट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसा बोलना आसान है दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट शायद वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। फ्यू थिंग्स विल गेट रिजॉल्व, फ्यू मे नॉट गेट रिजॉल्व। जैसे कि कॉम्पिटिटर का रेस्पॉन्स प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो प्रैक्टिकली कोई भी नहीं बोल सकता है कि यार ऐसा करने की वजह से आपका कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। देयर वाज अ टाइम यहां पर, आपको पता है क्या, एप्पल एंड सैमसंग यूज्ड टू एक्चुअली फाइट, बिकॉज इनिशियल फेज में दे वर गेनिंग मार्केट शेयर्स, बराबर है कि नहीं है। सो द कॉम्पिटिशन वाज कट थ्रूट, दे यूज्ड टू मेक एडवर्टाइजमेंट्स एग्जैक्टली अटैकिंग द कॉम्पिटिटर, लाइक सैमसंग वाज पायनियर इन अटैकिंग एप्पल। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इतना है, वो बोलेगा कि मेरे पास ये फीचर्स है, एप्पल के पास शायद अगले 4 साल बाद आएगा, 5 साल के बाद आएगा। मतलब दे यूज्ड टू openly attack each other. The same thing was with Coca-Cola also. Coca-Cola and Pepsi. Are you understanding? They have fought very openly. In India, Amazon, Flipkart used to fight. एक बार तो सोशल मीडिया के ऊपर दिस फाइट वेंट टू सच अ लेवल, इतना ज्यादा, देयर वाज अ पिक्चर दैट वेंट वायरल, वेरी वेरी ओल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट 5-7 years बैक। देयर वाज अ पिक्चर दैट वेंट वायरल। फ्लिपकार्ट का ऑफिस था, रिसेप्शन था, उसका फोटो था, जहां पे साइड में अमेजोन का बॉक्स पड़ा था। So that picture went viral where someone wrote that even at Flipkart people buy from Amazon. Even at Flipkart people buy from Amazon. They responded, we use this as a dustbin. So I'm trying to say, see social media employees है। अब भूलो मत, देखो टेक्निकली आप मेरे को सही बताऊं क्या, डिसीजन अबाउट व्हाट टू राइट वो लोग ले रहे हैं, दोस्त हु डोंट ओन द कंपनी। They are actually fighting like they are fighting on a social media. Are you understanding this? जो actual business owners है, they might not even be aware. उन्हें बाद में पता चलेगा that this has actually happened. And वो शायद बोलेगा भी कि ऐसा respond करने का कोई जरूरत नहीं था. But it's very common. I'm trying to tell you, when transparency is increasing day by day with the social media, उस वजह से challenges और बढ़ते जा रहे हैं। एक बार बहुत पुराना स्टोरी है, स्नैपचैट है आपका, स्नैपचैट के फाउंडर ने एक कमेंट कर दिया था, बहुत पुराना है, they just said in an interview that Snapchat is not for a country like India. आपका वहां यूजर बेस कम है, पहले क्या बात है, इट्स नॉट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, दिस इज फॉर रिच कंट्रीज। डू यू गेट माय पॉइंट? अब इंडियंस ने गुस्से में आके बोला स्नैपचैट को बैन कर देते हैं। सी हमारा रेस्पॉन्स क्या, हमारा बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ क्या है, पॉपुलेशन। वी कैन ट्रोल द कंट्री, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स नॉट द पर्सन, हम पूरी कंट्री को ट्रोल कर सकते हैं, हमारा साइज इतना बड़ा है, बराबर है कि नहीं? You know what I mean, right? As a country. तो इन्होंने क्या किया, एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद स्नैप उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया। वो स्नैपचैट से पहले बीच में स्नैपडील आ गया। Are you understanding? लोगों ने उसको भी बैन करना शुरू कर दिया, उसको बराबर रिव्यूज खराब, मतलब खराब रिव्यूज देने शुरू कर दिया। सर्फ एक्सेल, एक बार उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाया दैट आई थिंक इट वाज अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से, दोनों के फेस्टिवल है, बराबर है कि नहीं है, यू शुड रेस्पेक्ट बोथ द फेस्टिवल, ऐसा एडवर्टाइजमेंट सर्फ एक्सेल ने बनाया। लोगों ने गुस्से में आके एमएस एक्सेल को बैन कर दिया। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, अगर आपको फैक्ट चाहिए आप जाके गूगल पे रिसर्च करना, एक्चुअली में ऐसा हुआ है। उन्होंने, क्योंकि अब सर्फ एक्सेल का तो मोबाइल ऐप ही नहीं है, अरे उसका मोबाइल ऐप ही नहीं, उसको खराब रिव्यू कैसे दोगे आप? आई वॉन्ट टू गिव बैड रिव्यूज टू सर्फ एक्सेल, बट हाउ डू आई गिव? देयर इज नो मोबाइल ऐप। उन्होंने बोला एक्सेल एक्सेल मैचिंग। मेरे हिसाब से एक और प्रॉब्लम है जो इधर लिखी है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ पीपल विल रिएक्ट।
व्हेन यू कम अप विद अ स्ट्रेटजी, ये बहुत डिफिकल्ट है और इंडिया में लिटरली अगर आप मुझे पूछोगे ऐसा बोलो तो बहुत मुश्किल है सही में टारगेट मार्केट को समझना और बोलना नहीं इस टारगेट मार्केट। इसीलिए पता है इंडिया में एक ही ट्रिक चल सकती है। आई शुड नॉट स्पीक अबाउट दिस बट देयर इज ओनली वन ट्रिक दैट कैन वर्क इन इंडिया। यू हैव टू कंट्रोल द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। आई रिपीट द वर्ड, यू हैव टू कंट्रोल द सेंटिमेंट्स, नॉट अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉसिबल, यू हैव टू कंट्रोल, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग करके लोग थक चुके हैं। अब कंट्रोल ही करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास कंट्रोल कहां होना चाहिए? सोशल मीडिया। यू शुड हैव कंट्रोल ओवर द एक्चुअल मीडिया विच इज नॉट द मीडिया। I'm talking about the news channels. It's all about what goes on the WhatsApp world. If you can control all this, only then you can control the sentiments of people. And someone who is smart will anyways be scared to speak. जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो सच बोल सकता है, वो बोलेगा ही नहीं, उसे डर लगेगा वैसे भी। Are you understanding this? So it works in your favor as a business. If you can control that part in India, according to me, as a business, you can remain a stable business. इसीलिए थोड़ा मीडिया बाय करना जरूरी है। You know what I mean? I thought आप समझा कि नहीं समझा मालूम नहीं है। That is very very you have to buy media. There is no other way. वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए does not matter, पर कंट्रोल में होना चाहिए। That is, जाने दीजिए। नोटबुक में जाइए। कितने पढ़ लिखे हमने? नहीं। पॉइंट नंबर 1, what was point number 1? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा कॉस्टली प्रोसेस। थर्ड वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, कॉम्पिटिटिव। लिख लिया, ये बाकी है लिखना। लिख लिया, चलो नंबर 4 लास्ट वन। बिजनेस एनवायरमेंट is highly complex and turbulent. Business environment is highly complex and turbulent. Business environment is highly complex and turbulent. ये turbulent word ना generally airline में काफी commonly use होता है, that there is a turbulence, that means we are experiencing a problem. It's a opposite word of stability. कुछ स्टेबल सिचुएशन का ऑपोजिट अगर बोला तो आप बोल सकते हो देयर इज अ टर्ब्यूलेंस, मतलब चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे है, वॉलेटाइल है, डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज टर्ब्यूलेंट। मतलब ये बोल रहा है आप तो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजीज को लेके बैठे हो, बट इवन द बेस्ट माइंड्स कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द कंट्री। Like that's a fact. Same thing applies in every business. Strategic management लगाते वक्त एक रिस्क हमेशा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, इतना फास्ट चेंज होता है कि हर बार परफेक्टली समझ ही नहीं आएगा कि एनवायरनमेंट का कौन सा चेंज हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा। सो एक रिस्क हमेशा है। आपको लगता है आपको पूरा बिजनेस समझता है, बट ये आपको आज लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर अजम्पशंस। उसमें कुछ चीजें सही होगी और कुछ चीजें सही नहीं होगी। जब आप इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाओगे और उसे इंप्लीमेंट करोगे, एंड व्हेन इट विल नॉट वर्क इन योर फेवर, तब आपको समझ में आएगा आपके अजम्पशंस गलत थे। सी द सिंपल सिचुएशन इज, आपके अजम्पशंस में कुछ गलतियां होगी, आपको ये मेंटली प्रिपेयर करके अपने आप को आगे चलना चाहिए। द ओनली लॉजिक इज, क्या आप ओवरऑल बेसिस पे करेक्ट हो? क्या मतलब हर अजम्पशन तो करेक्ट नहीं होगा, ओवरऑल अजम्पशंस अगर करेक्ट है तो फिर भी एज अ बिजनेस आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। बट ये बोल रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे फैक्टर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्ड शायद पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पेस्टल एनालिसिस। एक एनालिसिस होता है, उसको बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल मतलब होता है पॉलिटिकल, पी इज पॉलिटिकल, ई इज इकोनॉमिकल, एस इज सोशल, टी इज टेक्नोलॉजिकल, एल इज लीगल एंड लास्ट ई इज एनवायरमेंटल। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए एनवायरमेंटल और सबसे कम रेलेवेंट एनवायरमेंटल। क्यों? आपके प्रोडक्ट का एनवायरमेंट में कितना इंपैक्ट आ रहा है वो इंसान सबसे लास्ट में सोचता है। आपको बिजनेस में सोचना है मेरे प्रोडक्ट का पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से क्या ये पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कंट्री का सोसाइटी एट अ लार्ज क्या सोचता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, टेक्नोलॉजिकल, कंट्री में व्हेन आई लुक एट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजिंग दैट क्या मेरा प्रोडक्ट बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, लीगली जिस तरीके से मैं धंधा करना चाहता हूं वो चीज एक्सेप्टेबल है या नहीं है। मतलब इन सिंपल टर्म्स ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे और बहुत फैक्टर्स हैं, इसीलिए बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। घबराना मत, ये भी आपके सिलेबस में कॉपी पेस्ट है, आगे अगले एक और चैप्टर के अंदर आने वाला है। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, आपने लिखा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्ब्यूलेंट, डैश करके लिखिए। बिजनेस एनवायरनमेंट
business environment may include multiple factors. Business environment may include multiple factors, making it so complex. May include multiple factors, making it so complex that it is difficult. Making it so complex that it is difficult to exactly pinpoint how a specific factor will shape up in the future. How a specific factor will shape up in the future. मतलब इतने फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि एक पर्सन के लिए सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हर फैक्टर को प्रिडिक्ट करना कि उसका इंपैक्ट ऐसा ही आएगा, ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है. रादर ऐसा बोला जाता है देयर इज अ वेरी हाई चांस कि कुछ चीजों में तो आपका अजम्पशन कंप्लीटली गलत हो सकता है. सम थिंग्स में वर्क इन योर फेवर, सम थिंग्स में नॉट वर्क इन योर फेवर. इसीलिए बोलते हैं एनवायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को और मुश्किल बनाती है. देयर वाज अ टाइम स्टूडेंट्स व्हेन पीपल यूज्ड टू थिंक 5 साल का 10 साल का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए. आई एम टेलिंग यू टुडे, इफ यू मीट पीपल वर्किंग इन कंसल्टिंग, जो उनका क्लाइंट है वो एक ही बात बोलता है, अगले 2 साल के हिसाब से बता दे क्या करना चाहिए. People cannot predict even next 2 years. That is how uncertain world we have reached. Obviously, it's all a cycle. If you look at it globally also, ये एक uncertain cycle कुछ सालों तक रहता है, and then eventually there are damages to certain countries, and उसके बाद में then there is peace once again for a good number of years, and then someone like Trump will come once again. And unfortunately the things will become different altogether. मतलब अगर आप देखेंगे वैसे तो ये एक पूरा साइकिल है. उसी तरीके से बिजनेस में भी आपको लेट्स से करंट डायनेमिक सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 years हाउ कैन वी कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल. अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव करते जाएं. मे बी व्हेन थिंग्स विल बिकम मोर स्टेबल इन द एंटायर वर्ल्ड, तब आपका स्ट्रेटेजीज चेंज हो सकता है. बेसिकली इन रीजंस की वजह से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो आपके लिए परफेक्टली काम करेगा ये जरूरी नहीं है. इज दिस क्लियर टू यू? पक्का एक फुल स्टॉप करके कंटिन्यू कीजिए. देयरफॉर लास्ट सेंटेंस लिख दीजिए. देयरफॉर समटाइम्स an entity's business strategy, therefore sometimes an entity's business strategy could absolutely go wrong, due to environmental changes. Could absolutely go wrong due to environmental changes. मतलब आपका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होगा बट एनवायरनमेंट में अगर बहुत चेंज आ गया तो आपके शायद बिल्कुल अगेंस्ट भी जा सकता है. इवन दो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे व्हेन यू मेक अ स्ट्रेटेजी, बट जब वो टर्बुलेंस आएगा एनवायरनमेंट में तब आपको पता चलेगा हाउ इट कैन डैमेज योर बिजनेस. यू नो ओला इलेक्ट्रिक, लाइक फॉर एग्जांपल the entire country was bullish on the idea. Are you understanding this? But it did not pan out जैसा हमने सोचा था. exactly वैसा आउटकम नहीं आया. Now you can think like this also. जानबूझ के 2-4 स्कूटर में आग भी लगाया होगा, या मे बी एक्चुअली प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है. बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, बट आई एम ट्राइंग टू से हर एक बिजनेस ऐसा सोच रहा है. जैसे सोचिए फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने सोचा था दे विल कंट्रोल द ईवी मार्केट ऑफ आवर कंट्री, बट इट डिड नॉट एक्चुअली हैपन दैट मैनर. महिंद्रा slowly started catching up and did right things at right time if you look at it, and they are catching up market share from Tata Motors far more faster comparatively. And then suddenly you may realize after a few years India China become very good allies. Then you may see BYD doing crazy work in it. It's very difficult to predict because
जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इतने अनप्रिडिक्टेबल है, हु कैन बिकम गुड विद विच कंट्री बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, एंड हाउ दैट कैन इंपैक्ट योर बिजनेस, ये तो और भी मुश्किल प्रिडिक्ट करना कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से मेरी स्ट्रेटेजी कंप्लीटली गलत भी हो सकती है। जाने दीजिए, डू यू अंडरस्टैंड दीज लिमिटेशंस? आर यू फीलिंग लिटिल कंफर्टेबल? ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लुक एट वन और टू क्वेश्चंस। एवरी डे आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू 10 minutes अर्ली। उल्टा करना पड़ेगा, 2-4 दिन थोड़ा लेट छोड़ना चाहिए मेरे को, परेशान करना ही चाहिए तुमको, तुम लोग से अच्छा रहना ही नहीं चाहिए। I'll become strict from tomorrow. सुनिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं है, जोक है मेरे सबसे। आर देयर एनी लिमिटेशन अटैच टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिस्कस। सर इसमें तो हेडिंग ही नहीं है। अरे हाँ, मैं बात बोलना भूल गया, बहुत जगह पे आईसीआई के अंदर ऐसे हेडिंग्स नहीं है। मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें से अपने आप हेडिंग बना दिया। अरे बट वो कंटेंट वही रहने वाला है, बराबर है कि नहीं है? वो हेडिंग बनाने के पीछे लॉजिक ये, कम से कम वो पार्ट के एसोसिएटेड एक सेंटेंस आप लिख पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो समवेयर यू मे सी कि भाई हेडिंग मिसिंग है, पर वो ओवरऑल कंटेंट सेम ही रहने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब यहां पर आपको स्मार्टली क्या समझना पड़ेगा, समझिए। हो सकता है हर हेडिंग में 2-2 चीज लिखी हुई है, हमने उसमें से स्मार्टली एक ही लॉजिकल सेंटेंस पिक करके लिखा है। इज दैट गोइंग टू बी सफिशिएंट? यस, you should know how to smartly pick one point, write a logical line around it, और सेंटेंस लॉजिकल होना चाहिए, वो आप इलॉजिकल मत लिखो। देखो अगर आपका सेंटेंस के अंदर एक आध वर्ड, मतलब ये बहुत सीरियस मिस्टेक होता है, बिकॉज समटाइम्स आई राइटिंग थ्योरी हम कैरिड भी हो जाते हैं फटाफट लिखते लिखते लिखते। हमें थोड़ा सोचना चाहिए जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं वो सेंसिबल भी है क्या। आप लिखते हो बिजनेस एनवायरमेंट इज सो स्टेबल, क्या ना इसे ऑपोजिट लिख रहे हो? आप लिमिटेशन में बोलते हो बिजनेस एनवायरमेंट इज सो स्टेबल, दैट्स व्हाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज वर्किंग वेल, कैन आई से यू राइटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट? कैन आई से ये तो कम से कम नहीं लिख सकते हो ना आप। अब ये लिख सकते हो, हाँ बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, दिस मे नॉट हेल्प यू टू अप्लाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रॉपरली, ये चल जाएगा एक बार के लिए। अब समझिए, आपका इंटरप्रिटेशन इतना नहीं बदलना चाहिए कि उससे कॉन्सेप्ट का ही अंडरस्टैंडिंग पूरा ऑपोजिट हो जाए, वो आप नहीं कर सकते हो। अदरवाइज राइट कीवर्ड, उसके अराउंड एक लॉजिकल सेंटेंस लिखना। अगर आप नोटिस करोगे यहां लैंग्वेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो बहुत जगह पे लैंग्वेज ऐसा इजी ही रहेगा एसएम के अंदर, बहुत कम जगह रहेगी जहां लैंग्वेज बहुत टेक्निकल बनेगा। ऐसे कुछ एरियाज भी हैं, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, इन पेपर में भी ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो कहना इसे, ये तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम पूरा का पूरा। शुड आई शो यू वन मोर क्वेश्चन? परफेक्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। पॉजिटिव साइड है, कल डिस्कस। टू सच क्वेश्चंस, एक और होना चाहिए। बेनिफिट और होना चाहिए, होना चाहिए। रुको, एक और होना चाहिए, प्लीज यार, प्लीज यार। कोई बात नहीं, कल इंपॉर्टेंस बढ़ेंगे और मैं ढूंढ के आऊंगा क्वेश्चन वापस से। कल से मैं भी प्रिपेयर करके आऊंगा, क्लास आने से पहले क्वेश्चन ढूंढ के आना पड़ेगा मेरे को पहले से। आज भी तुम 5 मिनट पहले जा रहे हो। ओके, एक रिक्वेस्ट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एटलीस्ट इन 2 to 3 डेज, 2 या 3 दिन में एक, यू डोंट हैव टू गो एंड रीड इट एवरी डे। एसएम ऑडिट यू शुड रीड एवरी डे। एसएम 2 to 3 डेज में कोई एक दिन निकालो, हाफ एन आवर डिवोट करो। आप नोटिस कर रहे हो हार्डली वी आर राइटिंग 1-1.5 पेज, उतना आप आराम से 1-2 बार पढ़ो, कंफर्टेबल फील करो। कुछ मैं यहां से कल से आगे आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा, वो एक आध प्रैक्टिस करो, यू विल बी सॉर्टेड। ओके, चलिए, आई विल सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंजॉय। वो 21 कल डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज कनेक्टेड विद द टॉपिक, जो कल ही समझ में आएगा, इसलिए मैंने मार्क करके रखा है, डोंट वरी। चलिए, यस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यस, लेक्चर्स विल बी ओनली ऑन द मोबाइल ऐप, yes, on the player or on the mobile app. Yes, thank you so much. Any doubt, online students? I can resolve it now.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। ओके, whether we get a notification about classes. Why notification? Every day it's there. If it is not there next day, I will tell you in advance. Those days will be rare. Yes. आंसर बुक की लैंग्वेज में क्या मैंने आपको जो लैंग्वेज लिखवाया वो आपको समझ में आया? आप वो लिखिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक्सेस नहीं मिला है ऐप का। आई एम श्योर बेटा यू वुड हैव रिसीव्ड एन ईमेल, इन दैट ईमेल आपको एक टेक्निकल पर्सन का नंबर भी आया होगा, आप उससे कॉल कीजिए। आई एम श्योर दे विल गिव यू द एक्सेस। नहीं, ईमेल मस्ट बी रिसीव्ड बाय एवरीवन आइडियली। Every day by 7 p.m. they shoot all respective emails. Language you should just follow what I'm helping you in the notebook. इस तरीके से धीरे धीरे आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा. That will be good enough from exam point of view. ठीक है? जी बेटा, ऐप का स्ट्रीमिंग लैग जो है मेरे एंड से अगर होगा तो मुझे पता चल जाएगा. आई विल स्टॉप देयर इमीडिएटली बिकॉज आई हैव द एक्सेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस. इफ योर नेटवर्क इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग, बहुत डिफिकल्ट है कमिट करना. Telegram group for audit and SM is same. There is no difference, beta. It is same. If email is not received, I will recommend आप एक काम कीजिए, स्टाफ का जो नंबर है वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली या जहां से भी आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा उस पर्सन को कॉल कीजिए. दे विल हेल्प यू आउट. ऐप में स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है बेटा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा. एसएम के लिए एमसीक्यू बुक है ही नहीं बेटा. जो आपका क्यूएनए बुक है उसमें ही एमसीक्यूज पीछे इंक्लूडेड है. In that Q&A book only, there is a lot of MCQs that is added at the back. Yes. Fast track. But this is a regular batch. Okay. How will we get MCQ book? MCQ book is part of Q&A book. Open the Q&A book first. How can time consuming be a limitation? See, time consuming is, they are trying to say आप जो day to day काम कर रहे हो उसको impact आएगा. क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अलग से समय लगने वाला है, इससे आपका डे टू डे एक्टिविटी खराब हो जाएगा. दैट्स द लिमिटेशन. यस, यूट्यूब पे लास्ट डे है आज, कल से एक्सेस दिया जाएगा. अगर कोई लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो विल शेयर द अनलिस्टेड यूट्यूब लिंक टुमारो ऑन द ग्रुप. ठीक है. यस यस, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप. इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी स्टाफ को बोलूंगा मैं, देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. No, you should refer the entire main module according to me. Ideally बेटा मेल सेम डे ही रिसीव होता है, द डे यू प्लेस द ऑर्डर. अगर नहीं हो रहा है आप स्टाफ को कॉल कीजिए, दे विल गाइड यू. ओके. Yes, you can add to the same Telegram group. There is a common group for both audit and SM. There is no separate book. एग्जाम्स तक पहुंचेंगे बेटा, अभी तो सेकंड थर्ड लेक्चर हुआ है. यस, थोड़ा थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो. यस. ओके, थैंक यू. आई विल सी यू टुमारो.